दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा और आपके लिए एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक पार्ट हम कर चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने कल बता दिया था, ये केवल 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है क्योंकि वो उनकी बोर्ड एग्जाम आ रही है इसलिए। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, DSSC वगैरह इनके लिए हम वापस से उसकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेंगे, तो ये कन्फ्यूज ना हो कि इतने लो लेवल से कैसे पढ़ाया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये केवल 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो कल हमने देखा था, देखो एक तो हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, जैसे साइन थीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। ठीक है, ये जो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले थे वो हमने देख लिए। 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले भी हमने देख लिए थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूले हमने कल देख लिए थे। ये एक तो कॉम्प्लीमेंट्री देख ली थी, एक ये देख ली थी, और दूसरा हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इनमें क्या संबंध होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के रेस्पेक्ट में, वो भी हमने कल देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके पर्टिकुलर पॉइंट पर उनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं, पर्टिकुलर एंगल पर उनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं। तो देखो दोस्तों, इसको हम एक टेबल के थ्रू याद रखेंगे। ठीक है, एक टेबल के थ्रू याद रखेंगे और टेबल को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि स्टूडेंट्स इस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं, तो अगर इसको रटने की कोशिश की तो किसी की वैल्यू किसी दूसरे में रखोगे और आंसर तुम्हारा फिर गलत होगा। तो रटने की बजाय ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको समझने की। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं टेबल, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सीक्वेंसली ये जो 6 फंक्शन होते हैं उनको रखो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन मैंने लिख दिए। उसके बाद में कितने कितने एंगल की वैल्यू हम इस टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं, तो वो देखो कितने की निकाल सकते हैं। एक तो जीरो की यानी थीटा की वैल्यू जब 0 है तो निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू जब 30 होगी तो निकाल सकते हैं 0 डिग्री या 30 डिग्री, या फिर 45 होगी तो निकाल सकते हैं, या 60 होगी तो निकाल सकते हैं, या फिर 90 होगी तो निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी मैं 10th लेवल पर बात कर रहा हूँ इसलिए, बाकी इसी टेबल को और आगे एक्सटेंड किया जाता है, 180 तक एक्सटेंड किया जाता है, और वो आता है कहाँ पर? 11th क्लास में। लेकिन अभी हम 11th की बात नहीं कर रहे क्योंकि फिर वहाँ पर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, और क्वाड्रेंट चेंज होने के साथ साथ में प्लस माइनस का वो वेरिएशन आने लगता है। ठीक है, तो वो 11th क्लास की बात होती है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे केवल और केवल राइट एंगल तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो अब देखो इनकी जब वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले मुझे किसकी चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए। मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की कितनी होगी, साइन 60 की कितनी होगी और साइन 90 की कितनी होगी। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बस उनको याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखो, मैं ऊपर बता देता हूँ। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 और ये 4। 0 1 2 3 और 4। हो सकता है कि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ इनको। ठीक है, हो सकता है ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हो वीडियो में ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। तो 0, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब सभी के अपॉन में 4 लगा दो। सभी के अपॉन में मैंने 4 लगा दिया। ये लो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सभी का कर दो अंडर रूट। सबसे पहले तो क्या किया, 0 से लेके और 4 तक नंबर लिखे, फिर सभी के अपॉन में 4 लगाया और फिर सभी का क्या ले लिया मैंने? अंडर रूट। ये लो मैंने अंडर रूट लगा दिया सभी पर, ये अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट लगाने के बाद में जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, और जो चेंज नहीं हो सकता है उसका अंडर रूट लेके ज्यों की त्यों रख दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने का मतलब है, जैसे देखो 0/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है भाई। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा 0 ही आता है, और 0 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए 0/4 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 0। इसका मतलब हुआ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई? 0। अब देखो 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपल करने की जरूरत ही नहीं है भाई, होगी नहीं सिंपल क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अब 1/4 है, इसका अगर मुझे अंडर रूट लेना है तो देखो 1 का अंडर रूट तो कितना होता है? 1, और 4 का कितना होगा? 2। ये लो इसका अंडर रूट आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। देखो
2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो अब क्या बचा अपने पास, क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा हुआ था तो यहाँ भी अंडर रूट होगा, यहाँ भी अंडर रूट होगा। अब 1/√2 इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 होता है सर। 2 का कितना होता है 2 का अंडर रूट 2 होगा। 1.4 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंटों में वैल्यू नहीं लगानी है, यहाँ पर अंडर रूट में ही छोड़ देना है। ठीक है, जिसका अंडर रूट आ रहा है उसका अंडर रूट ले लो, और नहीं आ रहा है तो उसको अंडर रूट लगा के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद हम 60 की बात करें। देखो 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। यहाँ पर 1.732 नहीं लिखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है हमें। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3/2 और 4/4 का अंडर रूट 4/4 कैंसिल किया तो 1 आया, और 1 का अंडर रूट कितना आता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। ये लो साहब हमारे पास साइन के सारे मान आ गए, साइन की सारी वैल्यू आ गई। अब देखो, अब तो मैं ये ट्रिक वाले मिटा सकता हूँ ना, क्योंकि इससे फिर तुम्हें बाद में कन्फ्यूजन होगा। ये ट्रिक मैंने सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि ये वैल्यू तुम्हें रटनी ना पड़े। मैंने क्लास में ये चीज़ फील की थी कि बच्चे ये साइन वाले को तो रट रहे थे, बाकी को बनाना आ रहा था लेकिन साइन वाले को रट रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी है। सबसे पहले क्या किया, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, अपॉन में सभी के 4 लगा दो, उसके बाद में अंडर रूट लगा दो, और उसके बाद में उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके और अंडर रूट लिख दो। ठीक है, तो चलो ये शॉर्ट ट्रिक तो मैं मिटा देता हूँ, ये ट्रिक तो मैंने मिटा दी। ये लो, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये लो। अब क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, कॉस की। तो हम जानते हैं कि कॉस या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस 90 माइनस 90, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 90 के बराबर हो जाएगा ना, साइन 90 के बराबर। भाई थीटा की जगह मैंने क्या रखा है 90 रखा है, 90 रखा है। अब देखो कॉस 90 माइनस 90 कितना हुआ 0, और वो बराबर किसके होगा साइन 90 के, यानी कॉस 0 किसके बराबर होता है साइन 90 के। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कॉस 30 की, वो किसके बराबर हो जाएगा साइन 60 के। अगर मैं कॉस 45 की बात करूं तो साइन 45 के। अब कहने का मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्यों बताई, जनरली जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बता देते हैं कि जैसे ये साइन की वैल्यू निकाली, अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन को इधर से पकड़ो, उल्टा कर दो, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की हो जाएगी, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की हो जाएगी। ये चीज़ तो बता दी जाती है, लेकिन क्यों होती है ये कोई नहीं बताता, तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्यों होता है। तो इस वजह से मैंने बता दिया कि इसलिए होता है। 90 माइनस थीटा वाले यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ऐसे होता है। ये आया समझ। मैथमेटिक्स में हर चीज़ है ना वो लॉजिकली चलती है, ऐसे नहीं है कि हमारे जो मन में आया वो कर दिया, लॉजिकली चलती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे देखो सबसे पहले वहाँ पर क्या है 1, तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद में क्या है अंडर रूट 3/2, उसके बाद में क्या है 1/√2, उसके बाद में क्या है 1/2, उसके बाद में क्या है 0। ये लो कॉस की वैल्यू आ गई ना। अब क्या चाहिए, अब चाहिए सर मुझे टेन की वैल्यू, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, और साइन की वैल्यू भी है हमारे पास और कॉस की वैल्यू भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन वाली टर्म में कॉस वाली टर्म का भाग दे दो और ऑटोमेटिक टेन की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये फॉर्मूला मैंने मिटा दिया। अब देखो मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो tan 0 क्या हो जाएगा, देखो tan 0 बराबर भाई साइन 0 अपॉन कॉस 0। ये तो नहीं कहोगे ना कि tan 0 बराबर साइन 30 अपॉन कॉस 30, ऐसे तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि मुझे वैल्यू तो 0 की चाहिए तो यहाँ 30 थोड़ी ना रख सकते हैं। आगे बात सुनिए, यहाँ अगर मुझे वैल्यू 0 की चाहिए तो यहाँ 90 थोड़ी ना रख सकते हैं, या फिर यहाँ मुझे 90 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 0 थोड़ी ना रख सकते हैं। जो tan की वैल्यू रखोगे वही तो साइन की रखोगे, वही तो कॉस की रखोगे ना। तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू ली, अब देखो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, कॉस 0 की कितनी है 1, तो कितना आ गया हमारे पास 0। ये लो tan 0 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, उसके बाद में अब tan 0 की वैल्यू आ चुकी, ऐसे ही 1/2 और इसका √3/2, तो कितना आ जाएगा 1/√3। कोई पूछे सर ये अपॉन में कैसे चला गया अंडर रूट 3, ये तो ऊपर था। ये लो
1/2 और इसके होल अपॉन क्या आ जाएगा √3/2। और हम जानते हैं कि अपॉन वाली यानी डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन होती है वो ऊपर न्यूमरेटर में जैसे ही उसको ले जाएंगे तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई होके इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, इन्वर्स हो जाती है। तो इसलिए 1/2 इंटू, अब इसका इन्वर्स होगा तो 2/√3, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास 1/√3, इसलिए 1/√3 आया। यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, अगर 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया तो √3/1 कितना आ जाएगा √3। ये क्या आया 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको जनरली हम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इनफाइनाइट क्या होता है डिफाइंड ही नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। बुक्स में तुम्हारी हो सकता है कि नॉट डिफाइंड लिखा हो, है ना, तो इसलिए इनफाइनाइट लिखो या नॉट डिफाइंड लिखो एक ही बात है। ठीक, उसके बाद में वही वापस कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाएंगे तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, इसलिए tan का अब क्या कर दो उल्टा कर दो भाई, जो यहाँ पर इनफाइनाइट था अब वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट, फिर ये √3, यहाँ पर 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पर 0, ये लो cot की वैल्यू आ चुकी। उसके बाद में अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सेक की। रेसिप्रोकल फॉर्मूले में हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कॉस वाली टर्म हमारे पास है, कॉस वाली टर्म में सभी को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ। ठीक है सर, कर देते हैं। तो अब देखो सेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक 0 इक्वल्स टू 1/cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ गया 1, ये लो। यहाँ पर ये √3/2 है, ये कितना हो जाएगा 2/√3, कैसे हुआ 1/√3/2, और ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 1 × 2/√3, ये लो, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके सभी को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा √2, भाई √2/1 होगा और /1 का कोई सेंस नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइटी, इनफाइनाइटी या नॉट डिफाइंड। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इनफाइनाइटी या नॉट डिफाइंड ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में आगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा वापस हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला देखें तो 90 माइनस थीटा होता है, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक के लिए क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो ये थीटा, ये इनफाइनाइटी यहाँ पर है, ये इनफाइनाइटी यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 और ये √2 और ये 2/√3 और ये 0, ये लो, आ गया ना समझ में। तो ऐसे करके हम ये वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ गया होगा सभी की, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी की समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई टेबल की। अब जैसे इस टेबल का यूज कैसे करते हैं, मान लो कहीं लिखा हुआ दिख गया साइन या cos 0 की वैल्यू बताओ, तो देखो ये cos और ये 0, ये cos 0 की वैल्यू रही कितनी है 1। मान लो कहीं लिखा हुआ दिख गया tan 60 की वैल्यू बताओ, तो देखो ये तो रहा tan थीटा और ये रहा 60 वाला कॉलम, tan थीटा और 60, ये रही वैल्यू √3। ठीक है, ऐसे करके इसका यूज करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका यही है कि जैसे ही तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में पेपर मिलता है, ठीक है, पेपर मिलता है, पेपर में पहले देख लो ये टेबल से कोई क्वेश्चन है क्या, अगर क्वेश्चन है तो पहले रफ पेज पर वो टेबल ही बना लो ताकि झंझट खत्म हो। ठीक है, सबसे पहले वो टेबल बना लो ताकि झंझट खत्म हो। टेबल बनाने के बाद में रफ पेज पर बनानी है, ठीक है, रफ पेज पर बनानी है, वो टेबल बनाया उसके बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, अब हाँ, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में देखो तुम्हें टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कहीं कि रफ काम में ही लगे रहे और उसके बाद में फिर टाइम निकल ही गया। मैथमेटिक्स में टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब टेबल बनाना और टेबल से वैल्यू पढ़ना, ये दोनों चीज़ें आ चुकी होंगी, उम्मीद करता हूँ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूले तो यहाँ पर होते हैं खत्म। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की। देखो मैं सारे कंसेप्ट एक साथ ले लेता हूँ, उसके बाद में कुछ बुक्स के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगता है कि सर ये क्वेश्चन टफ है वो बता देना, उनको बेसिकली करवा दूंगा मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को करवाने के लिए तो फिर ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, और सारे को करवाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बुक्स में बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको करवाने की मुझे नहीं लगती कि ज़रूरत है। फिर भी अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं समझो।
बेसिकली ये तीन आइडेंटिटी होती है हमारे पास। कौन कौन सी? एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी होती हैं जनरली। हम भी बच्चों को यही बोलते हैं कि ये तीनों आइडेंटिटी डायरेक्ट तुम्हें याद होनी चाहिए, और डायरेक्ट याद होने से भी काम नहीं चलेगा, इनका मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं कई तरीके से तोड़ मरोड़ सकता हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये लो, ये कैसे लिख दिया सर? क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लो, तो इससे ये फॉर्मूला बन गया। अब कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए फिर कहोगे सर ये कहाँ से आ गया? तो इसलिए इनको हर तरीके से तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, केवल यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, साइन की वैल्यू चाहिए, ये लो अंडर रूट लगा दिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये लो, मान लो यहाँ से मुझे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये लो, तो कहने का मतलब है एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जनरल सी कैलकुलेशन है। देखो हमने यहाँ पर किया क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, ये प्लस का कॉस स्क्वायर था, इसको मैं इधर ले गया, ये लो माइनस का हो गया। कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस लगा दी क्या? नहीं लगाई ना। ठीक है, उसके बाद में क्या किया? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। एल्जेब्रा में ये टर्म चलती है, बहुत कॉमन सी आइडेंटिटी है एल्जेब्रा की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे ही अब यहाँ पर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि जनरल जो कैलकुलेशन होती है वो की है, यहाँ पर कोई मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं किया हमने। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि ये आइडेंटिटी आई कहाँ से। डायरेक्ट याद करने को तो हम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में इसका प्रूफ होना चाहिए कि कैसे आई ये, ताकि अगर बाई चांस भूल भी जाओ, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, तो एग्जाम के प्रेशर में कहीं बाई चांस अगर भूल भी जाओ कि ये आइडेंटिटी क्या थी, सेक के साथ में कौन था, सेक के साथ में टेन था या कॉसेक था या कॉट था, भूल जाते हैं बच्चे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उसका प्रूफ दिमाग में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे कोई इसका प्रूफ पूछ लेगा कि इसको प्रूव करो, नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। और असली मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका यही होता है। अब देखो मैंने क्या किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये लो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया ना। और अगर मान लो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, जनरली मैं किसी को भी मान सकता हूँ, ए को भी मान सकता हूँ या सी को भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ तो फिर ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। ठीक, तीनों साइड हमारी कंफर्म हो गई। चलिए अब देखो इसमें मैंने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दी। जैसे ही मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो जैसे ही मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो क्या हो जाएगा? देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए सी बी सी क्या है? बेस, तो बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया? एक एक करके तीनों साइड से मुझे भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है तीनों ही साइड से, तीनों साइड के स्क्वायर से, ना कि केवल साइड से, ठीक है, तीनों ही साइड के स्क्वायर से मुझे डिवाइड कर देना है। अब देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया? मैं हाइपोटेनियस से ही डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइडिंग बाई ए सी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। ये लो साहब, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और अपॉन में मैंने लगा दिया ए सी स्क्वायर। क्या मैं एक ही साइड में ए सी स्क्वायर लगा सकता हूँ?
नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो अलजेब्रा का रूल है कि किसी भी इक्वेशन में हम प्रॉपर अगर हमें माइनस भी करना है या प्लस करना है या इंटू करना है या डिवाइड करना है तो दोनों ही साइड में होगा, LHS में भी और RHS में भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों ही डायरेक्शन में होगा, एक में नहीं होगा। आगे बात समझे, नहीं तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो मैंने AC स्क्वायर से सभी डिवाइड कर दिए। अब देखो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास क्या बचा यहाँ पर 1, ठीक है। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गए तो 0 बच गया, वो 0 तब बचता है जब माइनस होते तब। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा, ठीक है। इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB क्या है यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, क्या है ये P है ना, तो P स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC क्या है H स्क्वायर, प्लस BC क्या है B स्क्वायर अपॉन AC क्या है H स्क्वायर। अब मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया P अपॉन H का होल स्क्वायर। भाई पावर के रूल तो सभी जानते हो, ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, P अपॉन H का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया B अपॉन H का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा उन रेशोज की तरफ जाओ और रेशोज की तरफ जाके मुझे ये बताओ कि P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन का होता है ना, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का होता है ना, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो अपनी पहली आइडेंटिटी आ गई, पहली आइडेंटिटी अपनी तैयार है। 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कहीं बाद में कहो कि सर 1 तो उधर था, आपने इधर कैसे प्रूव कर दिया, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये LHS को RHS में और RHS को LHS में चेंज कर सकते हैं बिना साइन चेंज किए हुए, ठीक है। तो ये तो अपनी पहली आइडेंटिटी आ चुकी है। ये कब आई, जब हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया। बाकी AB स्क्वायर से और BC स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे, बाकी दोनों आइडेंटिटी आ जाएंगी। अब देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, बाकी दोनों आइडेंटिटी को निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से, देखो पहले तो मैं इसी मेथड से बता देता हूँ जिससे हम अभी निकालते आए हैं। पहली आइडेंटिटी तो हमारी आई चुकी है, अब मुझे दूसरी आइडेंटिटी चाहिए, तो दूसरी के लिए मैं दूसरी साइड से डिवाइड कर दूंगा। ये लो, अभी तक तो मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं AB से कर देता हूँ डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो देखो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये लो, अब देखो यहाँ पर AB स्क्वायर से AB स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, AC अपॉन AB, AC क्या है यहाँ पर, AC देखो हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन AB क्या है परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर। अब तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि पहले वाले स्टेप में मैं पूरा बता चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर लिखता है उसकी जगह मैंने डायरेक्ट H अपॉन P का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा 1, प्लस BC क्या है यहाँ पर बेस अपॉन AB क्या है, AB क्या है AB परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर किसका, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है। तो तुम कहोगे कि सर ये तो कॉसेक का होता है, तो ये लो कॉसेक स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है कॉट का, और स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लो दूसरी आइडेंटिटी तैयार, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब वापस तीसरी के लिए तीसरी साइड से डिवाइड कर दो। अब तीसरी साइड से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया BC, यानी BC स्क्वायर से मुझे डिवाइड करना है। तो देखो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC क्या है हाइपोटेनियस और BC क्या है बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, तो AB क्या है परपेंडिकुलर अपॉन BC क्या है बेस और इसका होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो यहाँ गया 1। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये क्या होता है सेक थीटा होता है सर, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी आ चुकी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी के दिमाग में ये चीज़ तो नहीं आ रही कि सर ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, वहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे कर दिया? अरे भाई सभी जानते हो ना, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। तीनों आइडेंटिटी आ चुकी है ना तुम्हारे सामने, ठीक है, तीनों आइडेंटिटी आ चुकी हैं। चलिए अब मैं दूसरा तरीका जो बता रहा था कि दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका देख सकते हो। अब तो मैं ये रफ कर दूं, ठीक है। देखो पहली आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब दूसरी आइडेंटिटी मतलब बाकी दोनों आइडेंटिटी दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, एक बार सभी को साइन से डिवाइड कर दो और एक बार सभी को कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों आइडेंटिटी आ जाएंगी। ये लो साइन स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड किया, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये लो आ गई ना आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अब कॉस से कर दो, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये लो तीसरी आइडेंटिटी आ चुकी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कैसे भी करके ये तीनों आइडेंटिटी तुम प्रूव कर सकते हो। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आइडेंटिटी तो अब तुम्हें समझ में आई चुकी होंगी और टेबल बनाना भी समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हो जाता है ख़त्म तुम्हारे लिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है इसके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ना वो तुम्हारे लिए अभी तो स्टार्टिंग ही तो है भाई, 10th क्लास में पहली बार ही तो आई है। इससे पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था तो 9th क्लास में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन अभी तो वापस से NCERT अप्लाई हो चुकी है ना, और NCERT में 10th क्लास से स्टार्ट होता है। तो 10th क्लास से स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक जानकारी दी गई है, ठीक है, एकदम बेसिक जानकारी दी गई है। तो ये जो मैंने पढ़ाया था ना बेसिक यही है। अब इसमें किसी भी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के और चेंज किया जा सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, एक तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, इन रेशोज को मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इन तीनों के रेशोज में कन्वर्ट करना। एक चीज़ तो हमने ये सीखी। दूसरा हमने क्या सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले वो सीखे। उसके बाद में हमने क्या सीखा, रेसिप्रोकल फार्मूले, मतलब जैसे साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, कॉस थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के, ये रेसिप्रोकल फार्मूले सीखे। उसके बाद में हमने क्या सीखा, आज हमने टेबल बनाना सीखा। टेबल की मदद से पर्टिकुलर कितने मतलब किसी एंगल का मान निकालना, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, कॉट के लिए, सभी के लिए, है ना, सभी के लिए इनके मान निकालना, ये सीखा। उसके बाद में फिर हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज।